एनिमल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे रेप्टाइल है, तो एक रेप्टाइल की फोटोग्राफी कर रहे हैं रोड पे। अब हम भूटान जाने की बात करते हैं तो यूजुअली लोग फ्लाइट से ही जाते हैं, बाई रोड भी काफ़ी लोग जाते हैं, बट बाई रोड जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब फ्लाइट से आप जाते हैं, फ्लाइट दिल्ली से है, रेगुलर फ्लाइट्स तो दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं। दिल्ली से अगर वाया काठमांडू फ्लाइट जाती है तो आपको माउंट एवरेस्ट का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। ये फोटो मैंने माउंट एवरेस्ट का क्लिक किया था ए साइड विंडो से। अगेन, जैसे मैंने पिछली बार वेबिनार में बताया था कि अगर लद्दाख जाते हैं तब भी आपको ए साइड विंडो सीट लेनी है, और भूटान जाते हुए भी आपको ए साइड विंडो सीट लेनी है। दिल्ली से डायरेक्ट भी जो फ्लाइट्स जाती हैं उनसे भी अच्छा व्यू मिलता है, बट वाया काठमांडू जो फ्लाइट्स जाती हैं उसमें बहुत सारी पीक्स का व्यू मिलता है। तो एक साल लकीली मुझे भी एक फ्लाइट ऐसे ही मिली कि जो वाया काठमांडू थी। मुझे पहले पता नहीं था कि ये वाया काठमांडू जाने वाली है। तो उसमें बहुत सारी हाईएस्ट पीक्स देखने को मिली वर्ल्ड की। माउंट एवरेस्ट तो उनमें से एक है ही, और यूजुअली ऐसा व्यू तो होता ही है, और अगर स्काई क्लियर है तो विदाउट क्लाउड्स भी व्यू मिलता है। फोटो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे लेंस जो कैमरे का सेंसर था उसके ऊपर इतनी डस्ट थी, वो ब्लैक पैचेस आप देख सकते हैं। जब आप अपर्चर बढ़ाएंगे, F22 में ये फोटो है, तो फिर वो डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं, बर्डिंग में नहीं दिखते हैं। पारो में लैंडिंग भी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है फ्लाइट में। इसको वर्ल्ड के टॉप 15 जो मोस्ट डिफिकल्ट टू लैंड एयरपोर्ट्स हैं उनमें काउंट किया जाता है। और ये जैसे आप देख रहे हैं, ये गूगल से लिया गया इमेज है। इसमें जो एयरपोर्ट है वो यहाँ बीच में है वैली के, और पारो का जो ऑल्टीट्यूड है वो खुद 2200 मीटर के आसपास है, और ये जो माउंटेन्स हैं इसके आसपास ये 5500 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक है। तो जब फ्लाइट यहाँ पे जाती है, यहाँ पे बाहर की कोई भी एयरलाइंस ऑपरेट नहीं करती है। भूटान की 2 एयरलाइंस हैं, ध्रुक एयर एंड भूटान एयरलाइंस। उसमें करीब 2 दर्जन के आसपास वो ऑफिशियली लिखते हैं कि उतने पायलट्स हैं जो यहाँ पे लैंड करने के एक्सपर्ट हैं फ्लाइट को। एक तो रीजन क्या है कि साइड में माउंटेन्स हैं, बहुत हाई माउंटेन्स हैं, वैली है ये, और रनवे बहुत छोटा है, लेस देन 2 किलोमीटर्स का रनवे है। तो ओनली एक्सपर्ट्स कैन लैंड फ्लाइट देयर। तो राजेश जी, यहाँ पर इंडिया की फ्लाइट नहीं लैंड होती है क्या? वी हैव टू टेक भूटान नहीं नहीं फ्लाइट नहीं, ओनली? ध्रुक एयर एंड भूटान एयरलाइंस। अच्छा, मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट करना होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ओके। कनेक्टिंग नहीं, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, बट हाँ, उन्हीं की फ्लाइट ऑपरेट करती है। ये क्वेश्चन ओके। आंसर वाला सेशन हम लास्ट में ठीक रखेंगे है, ठीक है, एक्सेस ठीक है, के। सॉरी सॉरी। अभी कंटिन्यू करते हैं। हाँ। ये छोटा सा एयरपोर्ट है भूटान का, एक ही टर्मिनल है। तो इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है। फोटोग्राफी में कोई बैन नहीं है। तो वहाँ के जो अभी राजा हैं उनकी फोटो है, जो क्वीन है उनका बेटा है, उनकी फोटो लगी हुई है जगह जगह भूटान में। बहुत रेस्पेक्ट देते हैं वो लोग किंग को। और वहाँ जाते ही ऐसा कोई बैन नहीं है जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पे होता है कि फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। छोटे एयरपोर्ट्स पे, माउंटेन्स के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। आप जाके एकदम फ्रीली वहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के साथ में, और एयरपोर्ट के ऊपर, रनवे पे, कहीं भी। ये बेसिकली मैप है जो आज हम ट्रैवल करेंगे। पारो में हमने लैंड किया। पारो में लैंड करने के बाद हम लोग वहाँ पे रुकते हैं। पारो से ये बेसिकली जो टूर मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ उसका मैप है। तो मैं 2 तरीके की ट्रिप वहाँ पे करता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिप होती है जो 8 डेज की होती है, और एक लॉन्ग ट्रिप होती है जो 12 डेज की होती है। तो बेसिकली हम पारो में लैंड करते हैं। पारो से हम चेलेला पास है जो हाईएस्ट पास है वहाँ का, भूटान का हाईएस्ट मोटरेबल पास। चेलेला जाएंगे, चेलेला से हम थिम्पू जाएंगे। थिम्पू में स्टे होगा। थिम्पू से हम दो चूल्हा, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो चूल्हा पास है, ये भी मोटरेबल पास है वहाँ का, और मोस्ट ब्यूटीफुल पास में से बोला जाता है भूटान के। दो चूल्हा से हम लोग पुनाखा जाएंगे। दो चूल्हा पुनाखा के बीच में इनका रॉयल बोटेनिकल पार्क है भूटान का, उसकी विजिट भी करेंगे। पुनाखा में स्टे करेंगे। पुनाखा में स्टे करने के बाद हम जिग्मे दोर्जे नेशनल पार्क जाएंगे। जिग्मे दोर्जे नेशनल पार्क से फोपजिका वैली जाएंगे। फोपजिका वैली और पुनाखा के बीच में एक और जगह आएगी नुकदिंग, जो कि बर्डिंग के लिए बहुत अच्छी है। और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से एक होटल ओपन हुआ है वहाँ, तो वहाँ पे स्टे भी हम लोग करते हैं। फोपजिका वैली से हम पेलेला पास करेंगे। पेलेला इसमें दिखाया नहीं है मैंने मैप में, फोपजिका के एकदम पास में है। पेलेला के बाद हम लोग ट्रोंगसा एक जगह है वहाँ पर जाएंगे, जो ये मार्क दिख रहा है, नाम नहीं शो हो रहा है इसमें, बाई चांस मैप को उस तरीके से स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने शॉट किया। तो कुछ डिस्प्ले हुई जगह, कुछ नहीं डिस्प्ले हुई इसमें। ट्रोंगसा से हम लोग बुमथांग होते हुए, ये बुमथांग दिख रहा है आपको, जाकर वैली करेंगे। जाकर वैली के पास में एक फेमस मोनास्ट्री है वहाँ की, थारपालिंग मोनास्ट्री।
उसकी विजिट करेंगे। उसके बाद उरा होते हुए, सेंगोर होते हुए हम लोग जाएंगे। मोंगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, मोंगर में ये ट्रोगन विला लॉज करके है, जो लास्ट में एकदम राइट में आपको दिख रहा है। तो ये हमारा लास्ट स्टे होता है यूजुअली। पहले क्या था कि इंडियंस को पारो से एंटर करने के बाद समुद्रुप जोंकार एक जगह आती है, ईस्टर्न मोस्ट एकदम लास्ट में बॉर्डर है जो गुवाहाटी, उससे हम लोग एग्जिट कर सकते थे, बट इंडियंस को अभी अलाउ नहीं है वहाँ पे एग्जिट करना। तो हमें अपना टूर यहीं टर्मिनेट करना पड़ता है और यहाँ से फिर हमें वापस आना पड़ता है अप टू पारो। तो पारो से ही हम एंट्री कर सकते हैं, पारो से ही एग्जिट कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर तक के रूल थे वहाँ के भूटान गवर्नमेंट के। पारो में लैंड करने के बाद ये पारो सिटी का नाइट का व्यू है। अगर पानी में रिफ्लेक्शन में देखेंगे तो ये पारो रिवर है, पारो रिवर के नाम पे ही पारो टाउन का नाम है। पारो चू बोलते हैं वहाँ पे रिवर को भूटानीज में। ये वहाँ का फोर्ट्रेस है, जोंग बोलते हैं पारो फोर्ट्रेस। और ये ऊपर जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये म्यूजियम है वहाँ पे इसका फोर्ट्रेस का। तो ये सब जगह आप विजिट कर सकते हैं। अगर बर्डिंग टूर पे नहीं है तो वैसे भी पारो बहुत टूरिस्ट जाते हैं, वो घूमने के लिए काफ़ी जगह है वहाँ पे आसपास में। वहाँ से ये ट्रैक कर सकते हैं टाइगर्स नेस्ट मोनास्ट्री का, जो अबाउट 10 किलोमीटर्स है वहाँ से, पारो टाउन से 10 किलोमीटर्स बाई रोड जाते हैं और उसके बाद में 3.5 किलोमीटर्स का ट्रैक है इसका। तो ये वहाँ का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एक तरीके से। सब जो भी लोग भूटान जाते हैं एज ए टूरिस्ट वो टाइगर्स नेस्ट मोनास्ट्री का हाइक करते ही हैं। अब हम बर्डिंग पे आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। थोड़ा सा लंबा प्रेजेंटेशन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भूटान की हम विजिट कर रहे हैं और बहुत सारी बर्ड्स हैं दिखाने के लिए। भूटान में टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स एज पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 615 है। और इंटरेस्टिंगली कोई भी ब्रीडिंग एंडेमिक नहीं है वहाँ पे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ अराउंड 75 एंडेमिक बर्ड्स हैं, भूटान में कोई भी एंडेमिक बर्ड नहीं है। भूटान के नाम से एक बर्ड का नाम है भूटान लैफिंग थ्रश, बट वो हमारे यहाँ इंडिया में भी मिलती है, तो वो भी एंडेमिक नहीं है वहाँ की। पारो में जैसे ही आप जाएंगे तो पारो में स्पेशली 3-4 स्पीसीज हम लोग टारगेट करते हैं। आइबिस बिल वहाँ का सबसे कॉमन स्पीसीज में से है, जो पारो रिवर में आपको कुछ कुछ मीटर्स की डिस्टेंस पे ही काफी बर्ड्स दिखाई दे जाएंगी वहाँ पे। तो आइबिस बिल बहुत इजीली मिलता है वहाँ पे, किसी भी सीजन में आप जाएं। इसका एक छोटा सा वीडियो भी है प्रीनिंग करते हुए। तो वीडियोज पे मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया, ये मेरे पास ऐसे ही एज ए रो फाइल पड़े हुए थे, तो इनको स्टेबलाइज करना या एडिट करना कुछ भी नहीं किया मैंने। जैसे रिकॉर्ड किए हैं वैसे ही मैं शेयर कर रहा हूँ मोस्टली वीडियोज यहाँ पे। तो ये कॉमन साइटिंग है वहाँ की। जैसे ही आप रिवर के आसपास कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको ईजिली इस तरीके से आइबिस बिल दिख जाएंगी। कभी कभी 2-3 दिखती हैं, और अगर आप मई मंथ में जा रहे हैं तो जुवेनाइल्स के साथ भी दिखती है मई एंड में। दूसरी इंपॉर्टेंट बर्ड है वहाँ की सोलिटरी स्नाइप, जो थोड़ा डिफिकल्ट बर्ड है। कुछ ही प्लेसेस में इंडिया में दिखाई देता है, कुछ स्पॉट्स पे, बहुत कॉमनली नहीं दिखता है, अनकॉमन साइटिंग है। बट वहाँ पे कुछ रेगुलर स्पॉट्स हैं जहाँ पे साइटिंग हो जाती है। मतलब अभी तक मैंने जितने भी ग्रुप्स किए हैं किसी भी ग्रुप में मिस नहीं हुआ है। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। इसको लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये एकदम जो स्टोन्स हैं वहाँ पे रिवर के आसपास, रिवर बेड के, उससे एकदम कैमोफ्लेज होता है उसके साथ में, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार आप एकदम इसके पास पहुँच जाते हैं तब ये मूव करना चालू करता है और फ्लाई कर जाता है कई बार। तो वीडियो पे थोड़ा टाइम दे सकते हैं, बिकॉज ऐसा वीडियो एक ही बार मुझे मिला है, अदरवाइज वो वीडियोग्राफी करने का तो टाइम ही नहीं देता है। तो बाई चांस ये एक बर्ड था कि जो कोऑपरेट कर रहा था और इसका मैंने अच्छे से वीडियो बनाया। हम इंडिया की अगर बात करें तो इसकी जो कंपैरेटिवली इजी साइटिंग है वो सेला पास पे अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, और कभी कभी हमारे यहाँ भी दिखता है। मुझे 2 साल पहले 7 साल के पास मिला था, बट पैसेज माइग्रेशन में मिलता है, और यहाँ पे ये समर्स में दिखता ही है पूरा समर। तीसरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है पारो टाउन की ब्लैक टेल्ड क्रेक। ये भी एक अनकॉमन साइटिंग है। अगर इंडिया की बात करें तो बहुत कॉमनली नहीं दिखती है, बट वही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, अरुणाचल में स्पेशली कुछ लोकेशंस पे अच्छे से दिख जाती है। पारो की बर्डिंग खत्म करने के बाद में ये 3-4 मेन स्पीसीज यहाँ पे हम टारगेट करते हैं। उसके बाद हम लोग चेलेला पास की विजिट करते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, और इसका जो ऑल्टीट्यूड है 3 इसमें हाइड हो रहा है। जया सैमकुट्टी मैम है केरला से, उनके सिर के पीछे 3988 मीटर्स इसका ऑल्टीट्यूड है पास का।
तो यूजुअली मॉर्निंग्स में ऐसे क्लाउड और ऐसा फोगी रहते ही हैं पासिस, जैसे ईस्टर्न हिमालयाज में वो नेचुरल है, बट बीच बीच में आपको कभी कभी ओपन मिलता है जिसमें आप फोटोग्राफी इजीली कर सकते हैं। यहाँ की जो मेन टारगेट स्पीसीज हैं वो ब्लड फेजेंट है। तो ब्लड फेजेंट की बेसिकली हम दो सब स्पीसीज वहाँ पे कवर करते हैं, उनमें से एक ये है जिसकी ब्रेस्ट पे उतना रेड नहीं होता है, तो ये स्पीसीज आपको चेलेला पास में ही मिलेगी। दूसरी स्पीसीज भी हम कवर करेंगे, बट वो फ्रूम सिंगला नेशनल पार्क की विजिट करेंगे हम, तो वहाँ पर उसको कवर करेंगे। तो बेसिकली ये स्पीसीज यहाँ पे मिलती है और अच्छे नंबर्स में मिलती है। सुबह ही आप जाएंगे तो आपको 10-12 इंडिविजुअल्स मिनिमम दिखेंगे इस एरिया में। और बट ये है कि जल्दी जाना पड़ता है, आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा जब व्हीकल्स का मूवमेंट मिनिमम हो या ना हो, तो तब आपको ये रोड के आसपास में ऐसे घूमते हुए और फीड करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाया अराउंड 8 इंडिविजुअल्स थे, मेल एंड फीमेल दोनों थे। ये फीमेल अभी दौड़ के गई पास से, और ये मेल रोड क्रॉस करने के लिए हमारी तरफ को ही आ रहे थे। चेलेला पास की दूसरी इंपॉर्टेंट बर्ड है डार्क रम्प रोज फिंच। तो डार्क रम्प रोज फिंच हमारे यहाँ ईस्टर्न हिमालयाज में मिलती है, इंडिया में भी। और जैसे मिशमी हिल्स जाते हैं तो उधर कॉमनली मिल जाती है, मिशमी हिल्स वाले एरिया में। तो वहाँ पे काफ़ी कॉमन है ये बर्ड, मेल फीमेल सब अच्छे से साइटिंग होती है इसकी। दूसरी रोज फिंच जो वहाँ मिलती है वो हिमालयन व्हाइट क्राउड रोज फिंच है। इसमें बहुत कॉमन जो बर्ड्स हैं उनको मैंने कवर नहीं किया है, कुछ इंपॉर्टेंट और जो फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्यूटीफुल लुकिंग बर्ड्स हैं उनको ही कवर किया है इस प्रेजेंटेशन में मैंने। इसके अलावा बहुत सारी और भी बर्ड्स दिखती हैं जो कॉमन होती हैं। हिमालयन व्हाइट क्राउड रोज फिंच है, इसके भी मेल फीमेल इजीली दिख जाएंगे। ये भी हमारे यहाँ मैक्सिमम रिकॉर्ड्स इसके ईस्टर्न हिमालयाज से हैं, कुछ रिकॉर्ड वेस्टर्न से भी हैं, बट ईस्टर्न हिमालयाज में कॉमनली दिखती है। ये इसकी फीमेल है, वो मेल था। रेड थ्रोटेड थ्रश भी चेलेला पास पे कभी कभी दिखती है, बट ये विंटर्स में ज़्यादा कॉमन साइटिंग है। अप्रैल बिगनिंग में या मिड अप्रैल तक जो टूर्स होते हैं उनमें इसकी साइटिंग का चांस होता है। तो मुझे बाय चांस लास्ट ईयर ये एक ट्रिप में अप्रैल मंथ में वहाँ पे मिला था। स्पॉटेड लाफिंग थ्रश कॉमन साइटिंग है वहाँ का, ये सब जगह दिख जाती है, बट ब्यूटीफुल बर्ड है तो इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन में डालना ठीक समझा इसको। अल्टाई एक्सेंटर भी विंटर्स में ही, विंटर माइग्रेंट है, विंटर्स में ही रहती है वहाँ पे, बट अप्रैल में वही मिड अप्रैल तक कभी कभी ये भी अच्छी मिल जाती है वहाँ पर। हिमालयन ब्लू टेल कॉमन बर्ड है माउंटेन्स की, वेस्टर्न हिमालय में जाएं या ईस्टर्न में जाएं, बट ब्यूटीफुल बर्ड है तो ये भी वहाँ पे इजिली मिल जाती है उस पास। कॉलर्ड ग्रॉस बीक, ये डिफिकल्ट टू फोटोग्राफ बर्ड कहेंगे इसको, बिकॉज दिखती वेस्टर्न हिमालय में भी है और ईस्टर्न में भी दिखती है, बट हमेशा देवदार के ऊंचे पेड़ पे बहुत हाइट पे बैठती है तो हार्डली फोटोग्राफ मिल पाते हैं। वहाँ भी जो देवदार का फॉरेस्ट है उसमें नीचे फीड करते हुए ग्राउंड पे मिलती है मॉर्निंग टाइम में, तो तब इसको फोटोग्राफ करने का चांस होता है। तो बहुत अच्छा फोटोज तो मेरे पास भी नहीं है इसके वहाँ से। इस तरीके का एक फोटो है मॉर्निंग में फीड करते हुए। रिफस वेंटेड टिट मोस्ट कॉमन टिट्स में से है ईस्टर्न हिमालय के, सब जगह मिल जाती है, बट कॉमनली दिखती है और ब्यूटीफुल बर्ड है। इसकी भी दो अलग अलग सब स्पीसीज है। हमारे यहाँ वेस्टर्न हिमालय में जो मिलती है वो डिफरेंट है, तो जो लोग फेसबुक पे मुझे फॉलो कर रहे होंगे वो सब स्पीसीज मैंने काफ़ी टाइम से शेयर की थी लॉकडाउन टाइम पे, तो उसमें मैंने इसको भी इंक्लूड किया था, रिप्रेजेंटेड टिट को। ग्रे क्रेस्टेड टिट भी एक कॉमन साइटिंग्स में से है वहाँ की, ये भी बट ब्यूटीफुल बर्ड है और इजीली फोटोग्राफ कर सकते हैं इसको वहाँ पे। और कभी कभी आप बहुत लकी हैं तो आपको मैमल्स भी दिख जाएंगे। तो मुझे एक टाइम ये साइबेरियन विजन मिला था जो फीका को किल करके ले आया था मेरे सामने। फोटोग्राफ लेना बहुत डिफिकल्ट था, एकदम डेंस बुश के अंदर था ये घुसा हुआ, तो बट लकीली ऐसा कुछ एक फोटो मुझे मिला, तो विटनेस था मैं इस इंसिडेंस का। इन सब बर्ड्स के अलावा भी वहाँ पे यूरेशियन वुडकॉक भी उस एरिया में मिलता है समर सीजन में, बट मोस्टली मई मंथ में। फोटोग्राफ करना बहुत डिफिकल्ट है, मेरे पास अभी तक उसका फोटो नहीं है, बट मैं बहुत बार साइटिंग हुई है उसकी। और गोल्ड क्रेस्ट भी वहाँ पे दिखता है। जब आप चेलेला पास करके वापस थिम्पू की तरफ जाएंगे, लोअर ऑल्टीट्यूड पे आएंगे, तो नदी के आसपास में ये कॉमन साइटिंग है। चेलेला पास पे ही मिलती है रोजी पिपिट, बट अगर नीचे जो नदी के पास के जो ग्रास लैंड्स हैं, मिडोज हैं, उनमें ये ऐसे फॉरेजिंग करते हुए दिख जाती है। समर सीजन में जाते हैं तो हल्का ब्रीडिंग कलर अभी थ्रोट पे इसके आया हुआ है, तो ये कॉमनली बड़े फ्लॉक्स में दिख जाती है वहाँ पे। थिम्पू पहुँचने के बाद
भूटान में जब आप पारो लैंड करते हैं तो आपको थिम्पू तक जाने के लिए वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से परमिशन होती है। अगर आप पासपोर्ट लेके ट्रैवल कर रहे हैं या वोटर आईडी लेके भी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो उस पर एक स्टैंप लगती है। वोटर आईडी की फोटोकॉपी के ऊपर स्टैंप लगा के देते हैं और पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के देते हैं, वो वैलिड होती है थिम्पू तक। थिम्पू जाने के बाद आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ से भूटान में आगे ट्रैवल करने की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए थिम्पू में रुकना जरूरी होता है एक नाइट के लिए। बर्डिंग हम थिम्पू में नहीं करते हैं उस दिन। कभी कभार वहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके पास में थिम्पू रिवर और एक नाला है, वहाँ पे हम आइबिस बिल या ब्लैक टेल क्रेट या सोलिटरी स्नाइप अगर यहाँ पे मिस हो जाते हैं तो उसको हम कवर करने के लिए आ जाते हैं। अदरवाइज शाम को होटल की बालकनी में बैठ के इस तरीके से टाइम लैप्स या क्लाउड्स का बना सकते हैं। वहीं पे एक आर्चरी का ग्राउंड है जो पॉपुलर गेम है भूटान का, आर्चरी। ये खेलते हुए लोग आपको दिख जाएंगे वहाँ पे, तो इसको भी आप कभी अगर फोटो शूट करना है तो कर सकते हैं वहाँ पे। थिम्पू से निकलने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं दोचुला पास क्रॉस करके पुनाखा के लिए ट्रैवल करते हैं। तो दोचुला, ये गूगल का मैप है, ये जो आप बीच में छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, ये वहाँ पे चॉर्टन्स जो बोलते हैं, वो 108 चॉर्टन्स बने हुए हैं दोचुला पास पे, और इसी की वजह से इस पास की ब्यूटी है। और अगर लेफ्ट साइड में इधर देखेंगे तो यहाँ स्नोकैप माउंटेन्स भी कभी कभी दिखाई देती हैं अगर वेदर एकदम क्लियर है तो। ये ऐसा कुछ व्यू है, वो तो गूगल मैप में आपने देखा, बट इस तरीके का वहाँ पे पास पे जाने के बाद ऐसे ये चॉर्टन्स बने हुए हैं। वहाँ की जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, अगर अर्ली मॉर्निंग आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीड करते हुए फायरटेल माइजोर्निस का फ्लॉक इजीली दिख जाता है, बट अर्ली मॉर्निंग। बाद में ये डेंस फॉरेस्ट में चले जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग आप जाएंगे तो रोड के आसपास ही दिख जाएंगे। रूफस फ्रंटेड टिट भी वहाँ पे कॉमनली दिख जाती है। ये बाय चांस अप्रैल एंड का है, जब ये नेस्टिंग कर रही थी तो फीड लेके जा रही थी। लेसर कुक्कू, जैसे ही पास के आसपास में लेसर कुक्कू उतना कॉमन साइटिंग नहीं है हिमालयाज में कहीं भी, और फोटोग्राफी थोड़ा डिफिकल्ट है इसका। बट वहाँ पे मई मंथ में अगर आप जाएंगे तो मई मंथ में ये इजीली मिल जाती है। ग्रीन टेल सनबर्ड मोस्ट कॉमन सनबर्ड है उस एरिया की, और ये भी, इसकी भी अलग अलग सब स्पीसीज है। वेस्टर्न हिमालयाज की अलग है, वहाँ की अलग है, तो ये भी इजीली वहाँ पे इस तरीके के फोटोग्राफ मिल जाते हैं। दोचुला पास क्रॉस करने के बाद हम लोग रॉयल बोटेनिकल पार्क जाते हैं। पार्क में जो रॉयल बोटेनिकल पार्क है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्डिंग हॉटस्पॉट है वहाँ का। और जैसे कि आप इसमें फिल्म में देख रहे हैं फोटो में, यहाँ पे खाना लगा हुआ है। तो वहाँ पे क्या है, जो मेरे जो पार्टनर है भूटान के, वो अपनी कुकिंग टीम साथ लेके चलते हैं। ये जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे, इंडिया में अभी लैकिंग है ये। वहाँ पे पूरी कुकिंग टीम साथ जाएगी, वो लोग पूरा सेटअप साथ लेके चलते हैं अपना, टेबल चेयर, इवन टेंट भी होता है। अगर बारिश हो रही है तो वो टेंट के अंदर ये सब खाना सर्व करते हैं। और हमारा जो ब्रेकफास्ट है और लंच है वो हमेशा फील्ड में होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम बच जाता है। और भूटान बहुत, पॉपुलेशन बहुत कम है भूटान की, तो सब जगह आपको रेस्टोरेंट्स और होटल्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे। उसके लिए भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी टूरिस्ट को इस तरीके की वहाँ पे टीम्स बनी हुई हैं जो अपनी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट और लंच डेली फील्ड में होता है, केवल डिनर होटल के अंदर होता है शाम को आने के बाद। रॉयल बोटेनिकल पार्क की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं उनमें से सबसे पहले तो ब्राउन पैरेट बिल है, जो वहाँ की हाईलाइट है। बैम्बू के पैचेज हैं वहाँ पे कुछ, उसमें ही फीड करते हुए मिल जाती है। इसका भी एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। ये जो सॉफ्ट लीव्स हैं उनको खा रही है, और बैम्बू में भी ऐसे ही जो सॉफ्ट बर्ड्स आती हैं बैम्बू की, उसको उस पर ये फीड करते हुए मिल जाती है। अभी तो ये किसी दूसरे ट्री के ऊपर फीड कर रही है। तो 2-3 इंडिविजुअल हैं इस पेड़ के ऊपर जो आप देख रहे हैं। राइट साइड में पेड़ हिला है, बट मेरा फोकस एक के ऊपर ही था। ग्रे साइडेड लाफिंग थ्रस्ट भी वहाँ दिखती है। ऐसा फोटो मिलना बहुत लकी बात है। मेरे पास भी, मैं इतनी बार इसको बर्ड को देखा है, रिकॉर्ड शॉट्स लिए हैं, बट बाई चांस 2 साल पहले मुझे 2018 में ऐसा एक फोटो मिल गया कि इस तरीके से बैठी हुई मिल गई। साइटिंग के हिसाब से ये कॉमन है वहाँ पे, बट फोटोग्राफी इसकी कहीं भी चैलेंजिंग है, चाहे इंडिया की बात करें या भूटान की बात करें। ऐसे फोटोज मिलना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इतने सालों में मेरे पास भी एक ही अच्छा फोटो है इस बर्ड का। चेस्टनट क्राउन वॉबलर सबसे कॉमन वॉबलर है। जब से आप ट्रिप स्टार्ट करेंगे समर सीजन में अप्रैल में, और जब तक आप एंड करेंगे, आपको हर जगह ये वॉबलर मिलता रहेगा। बार्ड कुक्कू डव, ये बोटेनिकल पार्क के आसपास के एरिया में ही
बहुत ध्यान से ढूंढना पड़ता है इसको, एक क्वाइटली पेड़ों के ऊपर बैठी रहती है। तो इंडिया में भी दिखती है बहुत जगह पे, सिक्किम में बहुत कॉमनली दिखती है। तो फोटोग्राफी इसकी भी थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज डेंस पैचेस में रहती है, लो लाइट में हमेशा। ग्रे चिंड मिनीवेट के फ्लॉक्स भी उस एरिया में दिखते हैं। तो ये मेल है ग्रे चिंड मिनीवेट का। ये हमारे यहाँ इंडिया में भी नॉर्थ बंगाल में और सिक्किम वाले एरियाज में काफ़ी जगह दिखती है, आसाम में दिखती है। फायर ब्रेस्टेड फ्लावर पैकर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों हिमालयाज में कॉमन है, बट वहाँ अच्छे नंबर्स में दिख जाते हैं और इजीली फोटोग्राफ कर सकते हैं इसको आप। स्पेकल्ड वुड पिजन, ये भी एक ऐसी बर्ड है जो इसका अच्छा फोटोग्राफ मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये वहाँ पे मॉर्निंग में अगर आप पार्क में एंटर करेंगे तो पेड़ों के ऊपर में काफ़ी अच्छे नंबर्स में आपको ये ट्रेनिंग करते हुए अंदर चिपके बैठे रहते हैं मोस्टली, बट इजीली दिख जाते हैं। तो अच्छे फोटोग्राफ्स वहाँ पे स्पेकल्ड वुड पिजन के मिल जाते हैं। हमारे यहाँ वेस्टर्न हिमालयाज में भी इजीली दिखते हैं, मुंशियारी, चोपता। बट फोटोग्राफी थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज ऑलवेज टॉल ट्रीज के ऊपर बैठे रहेंगे, तो उतना इजीली फोटोग्राफी नहीं कर सकते इनकी। बट वहाँ पे मॉर्निंग लाइट में, ये गोल्डन लाइट में ऐसे ट्रेनिंग करते हुए कभी कभी ओपन में मिल जाते हैं। एक पेड़ के ऊपर इजीली 10-12 इंडिविजुअल्स रहेंगे। अल्ट्रा मरीन फ्लाई कैचर की 2 सब स्पीसीज हैं। कॉमन बर्ड है और सबसे ज्यादा फोटोग्राफ तो मेरे ही एरिया में 7 साल में सबसे ज्यादा फोटोग्राफ इसके खींचे जाते हैं। बट ये डिफरेंट सब स्पीसीज है जिसका सुपरसिलियम नहीं होता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, ये स्टिग्मा बोलते हैं इसको, सब स्पीसीज को जो वहाँ मिलती है। और हमारे यहाँ जो 7 साल में मिलता है उसका प्रोमिनेंट व्हाइट कलर का सुपरसिलियम होता है। तो ये बर्ड भी उस एरिया में इजिली दिख जाती है। दार्जिलिंग वुडपेकर भी वहाँ का एक हाईलाइट है। एकदम पार्क के सेंटर में एक लेक है, उसके आसपास के एरिया में इजिली मिल जाता है। बाई चांस एक साल हमें इस तरीके से ये ग्रब निकालते हुए मिला पेड़ के अंदर से, और इसका वीडियो बनाने का भी मौका मिला। वीडियो को मैंने रोटेट कर दिया है, हॉरिजॉन्टल कर दिया है, क्योंकि ये वर्टिकल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो जस्ट अपनी आंखों को अच्छा लगने के लिए मैंने ऐसा किया। ये देखिए, इसने ग्रब निकाल के खा दिया है। बाई चांस एक इंडिविजुअल था जो खाने में लगा हुआ था, तो इसका ध्यान ही नहीं था हमारे कैमरे की तरफ, फोटोग्राफर्स की तरफ, तो इसने बहुत पास अप्रोच करने दिया। इरेशियन कुक्कू या कॉमन कुक्कू भी इजीली वहाँ पे पेड़ों पे आपको कॉल करते हुए मिल जाएगी। लेसर कुक्कू, कॉमन कुक्कू, हिमालयन कुक्कू, ये सारी कुक्कूज वहाँ पे इजीली दिखती हैं। अप्रैल एंड और मई में ज़्यादा कॉमन होती हैं। अगर कुक्कूज की साइटिंग्स की बात करें तो अगर मई में आप ट्रिप प्लान करते हैं तो मई में मैक्सिमम कुक्कूज उस टाइम पे आ जाती है। इसी कुक्कू का एक वीडियो है यही मून के साथ में। तो ऐसे व्यूज तो कभी कभी मिलते हैं, मून बैकग्राउंड में और आप उस तरीके से फ्रेम कर पाए उसको। मैंने कॉल म्यूट की हुई है इनमें, अदरवाइज वो बीच बीच में कॉल भी कर रही थी। बोटेनिकल पार्क करने के बाद इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं जो बोटेनिकल पार्क में मिलती हैं। उसमें येलो बेलीड फ्लावर पैकर है जो कभी दिखता है। वॉट स्ट्रोगन भी उस एरिया में दिखती है, बट वॉट स्ट्रोगन वगैरह को हम आगे कवर करेंगे जहाँ पे मोर कॉमनली दिखती है। इसके बाद हम पुनाखा जाते हैं। पुनाखा भी एक तरीके से लोअर ऑल्टीट्यूड में वैली जैसा है, और यहाँ पे जैसे आप फोटो में देख रहे हैं 2 रिवर का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है। पोचू एंड मोचू रिवर इनको बोलते हैं। इन रिवर्स में भी आइबिस बिल बहुत कॉमन है, बट ये जो राइट वाली रिवर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस रिवर में व्हाइट बेलीड हेरोन की साइटिंग्स होती हैं विंटर मंथ में। ये वहाँ का पुनाखा का जोंग है। तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है फोटोग्राफ करने के लिए। मेरा ग्रुप है, ये सब फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। इस ग्रुप में आप अगर देखें तो राइट से सेकंड नंबर पे जो है श्यामा मैम है अहमदाबाद से। तो ये जब मेरे साथ आई 84 ईयर्स ओल्ड थी ये। तो इन्होंने पूरी ट्रिप भूटान की थी और बहुत एंथुजियास्टिक है। जैसे ही कोई बर्ड दिखेगी एकदम से गाड़ी से बर्ड की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। पुनाखा की जो इम्पोर्टेंट साइटिंग्स हैं, लेसर कोकल उनमें से एक है। हमारे यहाँ भी ग्रासलैंड्स में दिखता है कॉमनली, बट वहाँ पे अच्छी फोटोग्राफी होती है बिकॉज रोड के एकदम पास दिखता है और सेटलमेंट के आसपास दिखता है। स्लेंडर बिल्ड ओरियोल, ये मैंने अपने एक फर्स्ट प्रेजेंटेशन में भी कवर किया था, जो रेयर टू फोटोग्राफ बर्ड्स में से है। और ये वहाँ पे बहुत अच्छे फोटोज इसके मिल जाते हैं। इवन मैंने इसका वीडियो भी बनाया है। ये बहुत लो लाइट का वीडियो है अर्ली मॉर्निंग का, और ये बैठ के ऐसे कॉल दे रहा था। कॉल्स आपको सुनाई देती रहेंगी, बट हाई लेवल पे ये कभी कभी फोटोज के लिए आता है, बट अच्छे फोटोज मिल जाते हैं कंपैरेटिवली। ग्रे बेलीड कुक्कू भी आसपास ही रहती है।
तो इसकी भी अच्छी साइटिंग्स होती हैं, जहाँ भी होटल में रुकते हैं उसके आसपास ये बर्ड्स मिल जाती है देखने के। रिवर में कभी कभी स्मूथ कोटेड वाटर ऐसे फिशिंग करते हुए मिल जाते हैं। पुनाखा में स्टे के बाद हम लोग जाते हैं जिग्मे दौड़जी नेशनल पार्क। तो ये तो जब आपको बर्ड नहीं दिख रही है, दोपहर का टाइम है, बटरफ्लाई दिख रही है, तो इस तरीके से जो मेरा पार्टनर है सुलक्रीम भूटान से, वो बटरफ्लाई की फोटोग्राफी कर रहा है। स्पॉटेड इलाचुरा, जो आपको जगह जगह इसकी कॉल सुनने को मिलेगी, बट फोटोग्राफी इसकी भी बहुत डिफिकल्ट है। ये भी बुश के अंदर बैठा हुआ था, केवल एक ही एंगल से फोटो मिला। तो ये बहुत सारी लोकेशंस पे वहाँ पे इसकी कॉल सुनने को मिलती है जिग्मे दौड़जी नेशनल पार्क में। येलो वेंटेड वॉबलर, ये एक कॉमन साइटिंग बोल सकते हैं, काफी जगह पे उस एरिया में दिखता है। देन स्लेटी बेलेट टेसिया, इसकी भी जगह जगह आपको कॉल मिलेगी, एवरी 200-300 मीटर्स पे ये कॉल कर रही होगी। फोटोग्राफी बहुत चैलेंजिंग है, तो हार्डली ऐसे फोटोग्राफ मिल पाते हैं, अदरवाइज हमेशा अंदर घूमते हुए दिखेगी हमें। साइटिंग सीजी है कंपैरेटिवली, बट फोटोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ पे काफी इंडिविजुअल्स रहते हैं उस एरिया में। ब्लैक थ्रोटेड सनबर्ड भी कॉमन साइटिंग है वहाँ की। ग्रे नाइट जार, इन्विटेशन पे कुछ आ गया है, चलो लीव इट। जब आप वापस होटल आते हैं तो नाइट में ग्रे नाइट जार एंड कोलर्ड स्कोप साउंड, ये दो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वहाँ की जो आप कवर कर सकते हैं पुनाखा के आसपास। व्हाइट बेलीड हेरोन का मेरे पास फोटो नहीं है, तो मैंने इसमें कवर नहीं किया है अभी तक। जस्ट ए मिनट, मैं इसको देखता हूँ, ये करेक्ट करता हूँ, ये क्या है। सॉरी, जो रिवर है पास में, उसमें आपको गुजेंडर की भी अच्छी साइटिंग होती है, जहाँ पे व्हाइट बेलीड हेरोन मिलता है उस एरिया में भी गुजेंडर भी दिखती है। और यहाँ पे चाइनीज पॉन्ड हेरोन की भी अच्छी साइटिंग होती है। मेरे एक ग्रुप को बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स मिले थे। उस ग्रुप के साथ मैं नहीं था, अहमदाबाद से थे वो लोग, सुनील चीनी वगैरह, तो उनको बहुत अच्छे शॉट्स मिले थे। मैंने काफी ढूंढा बट मुझे नहीं मिला, मेरा अभी भी लाइफर है वो, बट यहाँ पे उसकी साइटिंग होती है चाइनीज पॉन्ड हेरोन की। और ब्राउन डिपर भी कॉमन साइटिंग है। बाय चांस मुझे ये 4 जुवेनाइल्स और एक फीमेल इनको फीड करा रही थी, उसका एक अच्छा वीडियो मिला, तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में। अदरवाइज ब्राउन डिपर माउंटेन रिवर्स में और स्ट्रीम्स में एक कॉमन साइटिंग है सभी जगह पे। ये 4 इंडिविजुअल एक साथ घूम रहे थे, ये फीमेल इनको फीड करा रही है। पुनाखा कवर करने के बाद आप नुब्दिंग जाएंगे। नुब्दिंग ऑन द वे टू फोबजिका वैली है, और इस तरीके के भी कुछ कल्चरल सीन आपको देखने को मिलेंगे आसपास में। तो इस तरीके की फोटोग्राफी भी आप परमिशन के साथ कर सकते हैं। नुब्दिंग की जो इम्पोर्टेंट साइटिंग है वॉर्ड स्ट्रोगन है, बाकी और लोकेशंस पे भी दिखती है, बट मेरी जो सबसे अच्छी साइटिंग्स हैं इस बर्ड की वो उसी एरिया से है। तो ये वॉर्ड स्ट्रोगन के मेल की फोटोज हैं, ये फीमेल की फोटोज हैं। सो हमारे यहाँ जो इसकी सबसे ज़्यादा साइटिंग्स होती हैं वो मिशमी हिल्स और ईगल नेस्ट के एरिया में होती है। तो भूटान में ये कंपैरेटिवली इजी है। 1-2 ट्रिप को छोड़ के आई थिंक मेरी हर एक ट्रिप में इसकी साइटिंग्स हुई है। हिमालयन क्यूटिया दूसरी इंपॉर्टेंट बर्ड है उस एरिया की, ये भी हर ट्रिप में वहाँ पे साइटिंग हो जाती है इजीली। ये मेल है और ये फीमेल है। ब्लैक ईयर्ड श्राइक बैबलर, 3 श्राइक बैबलर एक ही एरिया में मिल जाते हैं, ब्लैक ईयर्ड, ग्रीन श्राइक बैबलर एंड ब्लाइट श्राइक बैबलर। तो तीनों आप एक ही एरिया में फोटोग्राफ कर सकते हैं। एमरल्ड कुक्कू भी वहाँ की एक इंटरेस्टिंग साइटिंग है। बहुत डिफिकल्ट है, कॉल बहुत लाउड नहीं होती है, तो इसकी कॉल को भी डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कहाँ से कॉल कर रही है, कॉल आ भी रही है नहीं आ रही है, ट्रैफिक भी चलता रहता है रोड पे। बट फिर भी मुझे कुछ अच्छी साइटिंग्स इस बर्ड की वहाँ पे हुई है। ये मेल है एमरल्ड कुक्कू का और ये फीमेल है। तो ये ग्रुप है लास्ट ईयर जिन्होंने खींचा था, ये मेल और फीमेल। इसमें जेनी भी दिख रही हैं। जेनी अलग ट्रिप पे थी, बट बाय चांस जेनी के लक की वजह से या हमारे लक की वजह से उसको भी एमरल्ड कुक्कू की फोटोग्राफी करने को मिली। फायर कैप टिटबी इस एरिया में कॉमनली दिख जाती है। हॉटसन सॉक कुक्कू, ये अनकॉमन बर्ड है फोटोग्राफ करने के हिसाब से, बट फिर भी उस एरिया में दिख जाती है। हॉटसन सॉक कुक्कू मई मंथ में ज़्यादा एक्टिव होती है। इसका ही मैंने वीडियो बनाया है, ये भी मई मंथ का है, मई फर्स्ट वीक का।
येलो रम्प हनी गाइड, ये भी एक डिफिकल्ट टू फोटोग्राफ बर्ड है। ऐसे आई लेवल के शॉट्स बहुत कम मिल पाते हैं, बट वहाँ पे कुछ स्पॉट्स हैं इस एरिया में जहाँ पे इसकी इजीली फोटोग्राफी हो जाती है। एक वीडियो ही मैंने इसका बनाया हुआ है। वीडियो अलग है, फोटोग्राफ जो है वो अलग ग्रुप के साथ है, वीडियो अलग ग्रुप के साथ है। वीडियो रेनी सीजन में बैठा हुआ था एक लोकेशन पे, तो फोकस भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, बट लकीली ठीक ठाक वीडियो बन गया। रंप वाला फोटो नहीं है मेरे पास में अच्छा, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। येलो रंप दिखता है इसका बहुत प्रोमिनेंट, बट ये कॉल कर रहा था कंटिन्यूस बैठ के एक लोकेशन पे। स्नोई ब्राउड फ्लाई कैचर, इसके भी अच्छे फोटोज वहाँ पे मिल जाते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में कोटद्वार में लोग इसकी फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं, जहाँ पे इसके अच्छे शॉट्स मिलते हैं। अदरवाइज उसके बाद वहीं पर मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी साइटिंग्स इसकी नुकदिंग में ही होती है। गोल्डन थ्रोटेड बारबेट, ये भी अगेन इजीली फोटोग्राफ नहीं देने वाली बर्ड है। अगर नॉर्थ इंडिया में बात, अपने यहाँ ईस्टर्न हिमालयाज की बात करें, तो हमारे यहाँ डिफिकल्ट होता है आई लेवल के शॉट्स लेना इसके, बट वहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स में ये बर्ड है, अच्छे फोटोग्राफ्स इसके मिल जाते हैं इजीली। ये बाई चांस एक वीडियो ही बनाया है, लो लाइट का है, अगेन मॉर्निंग टाइम में। तो मुझे एक ट्रिप में मैंने फोटोग्राफी छोड़ के केवल वीडियोग्राफी की, इसलिए मेरे पास वहाँ की मैक्सिमम बर्ड्स के वीडियोस हैं। मैंने केवल वीडियोस बनाए निकॉन के ब्रिज कैमरा से। इसके बाद हम लुप्तिंग क्रॉस करके पेलेला पास जाते हैं। पास पे जैसे यूजुअली ऐसे ही वेदर रहता है, फोगी क्लाउडी। ये मई मंथ का है, तो मई मंथ में तो और भी ज्यादा चांसेस होते हैं बारिश होने के। अप्रैल कंपैरेटिवली क्लियर होता है। पेलेला की इंपॉर्टेंट साइटिंग्स में से फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट विंग ग्रोसबिक इजीली मिल जाती है वहाँ पे, जिसको आप फोटोग्राफ कर सकते हैं। वो मेल था, ये फीमेल है, और इसका भी एक वीडियो है छोटा सा। रस्टी फ्लैंक ट्री क्रीपर, हॉजसन्स भी मिलता है, दोनों ही मिलते हैं वहाँ पे, बट अच्छे फोटोज मिल जाते हैं। बैकग्राउंड में जो रेड दिख रहा है वो रोडोडेंड्रोन की बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है अप्रैल एंड और मई में, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे शॉट्स मिलते हैं, कंपोजिशन बहुत अच्छा मिलता है। रेड हेडेड बुलफिंच, ये भी दिख जाती है उस एरिया में कॉमनली। इसके अलावा ब्राउन भी दिखती है, ब्राउन के रिकॉर्ड शॉट्स से मेरे पास तो मैंने नहीं डाले हैं। रेड हेडेड बुलफिंच अगेन। रेड टेल्ड मिल्ला, इसके भी अच्छे फोटोग्राफ्स वहाँ पे मिल जाते हैं। और एक ग्रुप में कुछ ऐसे शॉट्स भी मिले, ऐसा लगा कि पूरा स्टूडियो सेटअप हमने किया होगा। एक तरफ मेल है राइट साइड में और लेफ्ट में फीमेल है, और पीछे ये रोडोडेंड्रोन के फ्लावर के ऊपर में कुछ इस तरीके की बेल जैसा लटका हुआ था, तो बहुत अच्छे फोटोज मिले। गोल्ड लेफ्ट फिंच भी पेलेला पास पे दिख जाती है इजिली। स्कारलेट फिंच, इसके लिए यूजुअली इंडिया में लोग चोपता ही जाते हैं। चोपता, मुंशियारी सब जगह दिखती है, बट चोपता ज़्यादा पॉपुलर है इसके लिए, तो वहाँ पे इसके फ्लॉक्स दिख जाते हैं। बट मई मंथ में ये भी अगेन ज़्यादा कॉमन है। तो मई मंथ में जाने में रिस्क केवल बारिश वाला रहता है, अदरवाइज साइटिंग्स बहुत अच्छी होती है। ग्रे साइडेड बुश वॉबलर, आपको वहाँ पे जगह जगह इसकी कॉल सुनाई दे जाएगी। मैं इसकी कॉल भी प्ले कर रहा हूँ इसमें। तो ये कॉमन कॉल है पेलेला पास पे जब आप जाएंगे, या कहीं भी जहाँ पे इसका हैबिटेट है। बहुत जगह दिखता है इंडिया में, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों हिमालयाज में दिखता है, बट ये कॉमनली ये कॉल आपको सुनाई दे जाएगी सब जगह। हिमालयन शॉर्ट विंग या व्हाइट ब्राउड शॉर्ट विंग, ये भी उस एरिया में दिखती है। पेलेला मोस्टली पासिस पे दिखती है, पेलेला में दिखती है, दोचुला में भी दिखती है। स्पॉटेड नट क्रैकर काफी कॉमन है वहाँ पे, उनका भी एक वीडियो है। ऐसे 5-6 बर्ड ग्राउंड में फीड करते हुए दिख जाएंगी। वहाँ पे याक फीड करते हैं, तो याक का जो डंग होता है यूजुअली उसके आसपास ही ये फीड करते रहते हैं। तो ये भी एक वहाँ की कॉमन साइटिंग है, स्पॉटेड नट क्रैकर। इसके बाद हम फोपजिका वैली जाते हैं। फोपजिका जो फेमस है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन्स के लिए फेमस है। तो ये रामसर वेटलैंड भी है, और काफी वाइड वैली है यू शेप में। ये देख रहे होंगे आप, स्ट्रीम्स वगैरह दिख रही हैं, तो वेटलैंड है। और इसी एरिया में विंटरिंग के लिए ब्लैक नेक्ड क्रेन्स आते हैं। तो मेरी जो मैक्सिमम, मैंने अभी तक जितनी भी ट्रिप की है भूटान की, वो अप्रैल और मई मंथ में की है, तो मुझे कभी भी क्रेन्स यहाँ पे नहीं मिले, बिकॉज समर्स में वो और हायर टिबेटन प्लेटू पर ब्रीडिंग के लिए चल जाते हैं। बट विंटरिंग में वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे क्रेन फेस्टिवल भी भूटानीज लोग सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक 11 और 12 नवंबर को क्रेन फेस्टिवल होता है। और ये जो गांगती मोनास्ट्री दिख रही है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि जब क्रेन यहाँ पे लैंड करते हैं तो पूरा फ्लॉक
3 चक्कर काटता है मोनास्ट्री के लैंड करने से पहले, और ऐसे ही जाते टाइम भी ऐसा ही होता है कि जब फ्लॉक उड़ता है तो तब भी वो मोनास्ट्री के 3 राउंड लगाता है और उसके बाद वापस जाता है। तो विंटर्स में जाते हैं लोग इसकी साइटिंग के लिए, क्योंकि हंड्रेड्स में दिखते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे एक इनका क्रेन केयर सेंटर भी है गवर्नमेंट का, जो इंजर्ड हो जाती हैं कुछ बर्ड, उनको वहाँ पे रखा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और ये बहुत ब्यूटीफुल वैली है। तो इस तरीके से रोडोडेंड्रॉन वहाँ पे फ्लावरिंग होती है, प्राइमुलाज की फ्लावरिंग होती है इस तरीके से। इन प्राइमुलाज में आपको ओरिएंटल स्काई लार्क बहुत अच्छे फोटोज देती है। तो बर्ड्स के हिसाब से हम बहुत ज्यादा बर्ड यहाँ पे कवर नहीं करते हैं, बट एरिया बहुत अच्छा है। तो और पेलेला पास कवर करने के लिए यहाँ पे स्टे करना कंपलसरी होता है, बिकॉज नियरेस्ट जो अकोमोडेशन है वो या तो फोपजिका में है या फिर नुपदिंग में है। नुपदिंग में बट एक ही होटल है, कभी अकोमोडेशन मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो हम यूजुअली फोपजिका में होटल्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे स्टे करके पेलेला पास वहाँ से कवर करते हैं। रेड बिल्ड चफ कॉमन साइटिंग है वहाँ का। इसके बाद फोपजिका से हम लोग जाते हैं ट्रोंगसा। ट्रोंगसा भी ये एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, और ट्रोंगसा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइटिंग्स होती हैं। तो ट्रोंगसा से एक रूट हमारा जाएगा बुमथांग की तरफ, और दूसरा रूट जिसपे इंडियंस को कुछ दूर तक जाना अलाउ है, उस रूट पे हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, फॉरनर्स अलाउ है, इंडियंस अलाउ नहीं है बर्डिंग के लिए। तो बट वो जहाँ तक भी हम जा सकते हैं वैली एरिया में, वहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइटिंग्स होती हैं। ये तो फिर से खाने का सेटअप है। मेरा बेंगलोर का ग्रुप है, वो भी एक फैमिली मेंबर की तरह हो गए हैं, रेगुलर मेरे साथ में कहीं ना कहीं ट्रिप करते हैं हर साल। कोलर्ड आउलेट उतना कॉमन साइटिंग नहीं है ईस्टर्न हिमालयाज में, वेस्टर्न में ज़्यादा कॉमनली दिखता है। तो बाई चांस हमें एक स्किंग के किल के साथ मिला था, मेरा वही ग्रुप था जो खाना खा रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ दिखा था। स्ट्रीक ब्रेस्टेड सिमीटर बैबलर, ये भी कॉमन साइटिंग है। यहाँ पे भी 3 सिमीटर बैबलर आपको एक साथ, 4 इनफैक्ट 4 सिमीटर बैबलर एक एरिया में मिल जाएंगे। स्ट्रीक ब्रेस्टेड, स्लेंडर बिल्ड, देन व्हाइट ब्राउड एंड रस्टी चीक्ड, चारों सिमीटर बैबलर इस एरिया में आपको इजीली मिल जाएंगे। और यहाँ का एक अनदर इम्पोर्टेंट बर्ड है व्हाइट ब्राउड पिकुलेट। तो इसके बहुत अच्छे फोटोज मेरे एक ग्रुप को मिले थे, 2018 के फोटोज हैं। भूटान लाफिंग थ्रस भी कॉमनली दिखती है इस एरिया में, जो अपने अगर वेस्टर्न हिमालयाज में देखें तो इससे मिलती जुलती स्ट्रिक्ट लाफिंग थ्रस है, जिसका कि एक ईयर पैच होता है। यहाँ पे इसका ईयर पैच नहीं होता है, डार्क ईयर पैच होता है इसका। ब्लैक थ्रोटेड प्रीनिया, प्रीनियाज में सबसे कॉमन है उस एरिया में ब्लैक थ्रोटेड प्रीनिया। स्ट्राइटेड भी कुछ एरिया में दिखती है, बट ब्लैक थ्रोटेड ज्यादा कॉमनली दिखती है। गोल्डन ब्रेस्टेड फुलवट्टा, इसके अलावा रिफस विंग्ड भी मिलता है उस एरिया में, बट गोल्डन ब्रेस्टेड ज्यादा ब्यूटीफुल है और डिफिकल्ट टू फोटोग्राफ बर्ड है, बिकॉज ऑलवेज फ्लॉक्स में अंदर घूमता रहेगा बुशिस के। तो कभी कभी ऐसे स्टूडियो जैसे फोटोज भी मिल जाते हैं इस बर्ड के। जैसे ही आप ट्रोंगसा से थोड़ा हायर जाना स्टार्ट करते हैं मुमथांग की तरफ, तो वहाँ पे मिसिस गोल्ड सनबर्ड काफी अच्छे नंबर्स में रोडोडेंड्रॉन के ऊपर दिखेगी आपको। लार्ज बिल्ड वॉबलर भी आपको काफी जगह इसकी कॉल सुनाई देंगी जब उस एरिया में आप मूव करेंगे। तो बट ये भी डिफिकल्ट टू फोटोग्राफ बर्ड है, इतना इजीली फोटोज मिलते नहीं है, और बट वहाँ उस एरिया में नंबर्स ज्यादा हैं तो आपको अच्छे से फोटोज मिल जाते हैं। हॉरी थ्रोटेड बार्बिंग, ये भी बहुत अच्छे फोटोज देता है। रस्टी फ्रंटेड एंड हॉरी थ्रोटेड दो बार्बिंग ज्यादा कॉमन है, हॉरी थ्रोटेड हमारे यहाँ उतना कॉमनली नहीं दिखता है। देन प्लेंटी कुक्कू भी उस एरिया में आती है, तो ये लास्ट ईयर इसके फोटोज हमें मिले उस एरिया से। सफायर फ्लाई कैचर, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है, इसके मेल फीमेल दोनों के अच्छे फोटोज वहाँ पे मिल जाते हैं। देन क्रिम्सन ब्रेस्टेड वुडपेकर, पहले हमने दार्जिलिंग वुडपेकर देखा था, यहाँ पे क्रिम्सन ब्रेस्टेड वुडपेकर के अच्छे फोटोज मिले हम लोगों को। टिबेटन सिस्किन या टिबेटन सेरिन बोलते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बर्ड है जो ईस्टर्न हिमालयाज में मिलती है, बट उतनी कॉमन साइटिंग नहीं है हमारे यहाँ इसकी। वहाँ पे बाई चांस हमें पूरा फ्लॉक एक ग्रुप में मिला, तो इस तरीके के कुछ फोटोज देखने को मिले। नेपाल हाउस मार्टिन यूजुअली रोड के आसपास में नेस्टिंग करती हैं, और ट्रोंगसा से पहले एक साइट पे हमें काफी सारे इंडिविजुअल्स ऐसे नेस्ट में आते जाते मिले। तो ये इनका रेगुलर नेस्टिंग साइट है, जहाँ पे जब भी आप जाएंगे उस एरिया से निकलेंगे तो आपको ऐसे ये बर्ड्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग जाते हैं जाकर एरिया में। जाकर वैली है ये भी एक, और जो वहाँ की बहुत ब्यूटीफुल वैली है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं नीचे वैली का एरिया है, और ऊपर जो है थारपालिंग मोनास्ट्री है। हम लोग ये बेसिकली थारपालिंग मोनास्ट्री जो फेमस है वो मोनाल की फोटोग्राफी के लिए फेमस है। यहाँ पे मोनाल मोनास्ट्री के अंदर फीड करने आते हैं, जो खाने का लेफ्ट ओवर बच जाता है तो मॉन्क्स वहाँ पे उसको डाल देते हैं और उस पर वो फीड करने
जाते हैं। ये वैली के व्यू कुछ फोटोज हैं। विविंग के भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, तो इस तरीके के भी अगर कोई विजिट करना चाहे तो ये सब भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी आपको रेनबो मिलता है, और ऐसे वो लेडीज स्कूल से आ रही थी तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की फोटो के लिए, क्योंकि वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में है। ट्रैगोपैन बहुत अच्छा मिलता है इस एरिया में। जब आप थारपालिंग मोनास्ट्री के आसपास जाएंगे तो बेस्ट फोटोज अगर यहीं तक ट्रिप करना है तो यहाँ पे मिलेंगे, अदरवाइज फुमसिंगला नेशनल पार्क और वो जो सेंगोर वाला एरिया आगे कवर करेंगे वहाँ भी बहुत अच्छे नंबर्स में ही दिखते हैं। मेरे पास कुछ वीडियोज भी हैं इसी एरिया से इसके, डिस्प्ले करते हुए। तो हैंड 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 होल्ड कर रहा था मैं, तो इसलिए शेक है वीडियो में। हाथ से 200-500 mm लेंस से वीडियो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कॉल भी कर रही है बर्ड बैठ के। एक और वीडियो है इसका। हमारे यहाँ यूजुअली सिंगालीला नेशनल पार्क में ज़्यादा अच्छे फोटोज इस बर्ड के मिलते हैं, सैटेलाइट ट्रैगोपैन के, बट वहाँ पे ये कॉमनली अच्छे फोटोज इसके मिल जाते हैं। ये मोनाल है जो वहाँ का स्टार है थारपालिंग मोनास्ट्री का। और ये आप जब ये फीड कर रहा है तो आप मोबाइल से ऐसे फोटो भी ले सकते हैं। ये मोबाइल का ही शॉट है जो मैंने लिया था फीमेल का। और मोनास्ट्री के गेट के बाहर का ये फोटो है। हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे तो मोनाल ऐसे चल के वहां से जा रहा था, बट पूरा क्लाउडी वेदर था, तो मैंने इस तरीके से एक मोबाइल से वीडियो बनाया गाड़ी के पास खड़े होके। तो ये मोनाल पूरा चल के मोनास्ट्री के अंदर तक जाएगा, और फिर वो जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है जहाँ पे इनको पता है कि खाना पड़ा होगा, तो वहाँ पे ये फीड करता है। स्नो पिजन भी उस एरिया में कॉमनली मिलते हैं। जहाँ पे मोनाल फीड करते हैं उसके आसपास ही स्नो पिजन भी फीड करने के लिए आ जाते हैं। अल्पाइन एक्सेंटर भी वहाँ पे मिलता है, उसका मैंने फोटो नहीं डाला है इसमें, बट वो भी इजीली मिल जाता है। और रिफस ब्रेस्टेड एक्सेंटर भी कॉमन साइटिंग है उस एरिया की। बट इंपॉर्टेंट साइटिंग जो हमारे इंडिया में कुछ पर्टिकुलर एरियाज में मिलती है, वालोंग जैसे लोग जाते हैं वहाँ पे दिखती है गॉडलेस की बंटिंग। वहाँ पे मोनास्ट्री में भी डिफिकल्ट साइटिंग है, मुझे खाली एक ग्रुप में मिला, और उसके लिए भी काफी हाइक करके ऊपर जाना पड़ा। और वो भी एकदम पूरा डेंस क्लाउड्स थे, तो उसके बीच में एक इस तरीके का रिकॉर्ड शॉट मिला। ये बर्ड भी वहाँ पे मिलती है। जब वापस आप रिजॉर्ट आते हैं तो जहाँ पर हम लोग यूजुअली स्टे करते हैं उसी के प्रीमिसेस में ये हिमालयन वुड आउल भी मिल जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो हम मिश्मी हिल्स में यूजुअली मायोडिया पास के आसपास इसकी फोटोग्राफी करते हैं, बट वहाँ पे ये इजिली मिल जाता है भूटान में। जाकर वैली की कॉमन बर्ड्स में से है यूरेशियन मैगपाई, सब जगह आपको घूमते हुए दिख जाएगी बड़े बड़े फ्लॉक्स में। इसके बाद जाकर से हम क्रॉस करके फुमसिंगला नेशनल पार्क जाते हैं, उसको विजिट करके वहां से योंगखोला जाते हैं बेसिकली। तो फुमसिंगला नेशनल पार्क में भी कुछ इंपॉर्टेंट साइटिंग्स होती हैं, जिसमें ब्लड फेजेंट एक है। ब्लड फेजेंट ये डिफरेंट सब स्पीसीज है, जिसकी ब्रेस्ट में पूरा रेड होता है। बड़े फ्लॉक्स दिखते हैं कभी कभी इसके, 20-25 मिनिमम उतने इंडिविजुअल्स एक एरिया में दिख जाते हैं। व्हाइट ब्राउड बुश रोबिन कॉमन साइटिंग नहीं है, बट अगर प्रॉपर हैबिटेट में सर्च किया जाए तो ये भी इजीली दिख जाती है वहां पे। फायर टेल्ड सनबर्ड रोडोडेंड्रोन की बुशेस के ऊपर फीड करते हुए मिल जाएगी। रेड क्रॉसबिल भी दिखती है देवदार के पेड़ों के ऊपर, बट अनकॉमन साइटिंग है, उतना कॉमनली यहाँ नहीं दिखती है। इसके बाद हम लोग फुमसिंगला नेशनल पार्क क्रॉस करके योंगखोला जाते हैं, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होता है ट्रिप का। तो यहाँ पे भी एक ही होटल है ट्रोगन विला लॉज नाम से, जिसमें स्टे करते हैं यूजुअली। तो जैसे आप देख रहे होंगे होटल के चारों तरफ कितना डेंस फॉरेस्ट है, तो इसको वन ऑफ द बेस्ट बर्डिंग एरियाज भूटान का माना जाता है योंगखोला को। जो स्पीसीज हमने अभी तक कवर किए हैं वो भी मैक्सिमम स्पीसीज यहाँ पे मिल जाती हैं, उसके अलावा एडिशनल स्पीसीज भी यहाँ पे मिलती हैं। ये तो जस्ट ग्रुप रिलैक्स हो रहा है तो मैंने ऐसी फोटो शेयर की। और 2019 में मई मंथ में क्या हुआ कि हम लोग बर्डिंग के लिए गए थे ट्रोगन विला लॉज से डाउन, और लैंडस्लाइड हो गया, बहुत तेज बारिश आई। तो करीब 9 किलोमीटर हम अपने होटल से दूर थे, 9 किलोमीटर के स्ट्रेच में 10-11 प्लेसेस पे इस तरीके से मलबा आ गया कि रोड पूरी जगह ब्लॉक हो गई। और शाम का टाइम था, आफ्टरनून का सेशन था, तो हम लोग एक जगह पे आगे बीच में फंस गए कि हमारी गाड़ी ना तो ऊपर जा सकती थी और ना नीचे जा सकती थी, दोनों तरफ लैंडस्लाइड था। तो हमने गाड़ी साइड में पार्क की, काफी कोशिशें की। ब्रिगेडियर भूपेश गोयल मेरे साथ में थे, उनके कुछ लिंक्स थे वहाँ पे, मिनिस्टर्स से बात की रोड खुलाने के लिए। उन्होंने बोला अभी रात को कुछ नहीं हो पाएगा कि बारिश कंटिन्यू है और बहुत जगह लैंडस्लाइड है, तो आप लोग बेटर ये है कि गाड़ी साइड में लगाएं और गाड़ी में ही सो जाए। तो हमारा जो ड्राइवर था वो बड़ा फनी था,
उसने बोला कि आज आपको जापानीज गेस्ट हाउस में ही नाइट स्टे करना पड़ेगा, बिकॉज ये टोयोटा की गाड़ी थी, तो ये हमारा जापानीज गेस्ट हाउस था, इसमें हमने एक नाइट स्पेंड की। और ये कोई फॉरेनर थे वहां पे। नेक्स्ट डे जब रोड ओपन हुआ तो ये लाइव स्केच बना रहे थे लैंडस्लाइड का बैठ के। उसी के आसपास के एरिया में माउंटेन टेलर बर्ड मिलती है टोगनविला लॉज के आसपास में, जो मैंने पहले भी अपने वेबिनार में कवर की है। तो डिफिकल्ट टू फोटोग्राफ बर्ड है, बट वहाँ पे मिल जाते हैं इसके फोटोज। रिफर्स नेक लाफिंग इंटरेस्ट, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी अपनी, अगली मॉर्निंग जब हम उठे तो गाड़ी के आसपास ही है उस एरिया में काफी बर्ड्स घूम रही थी, तो इस तरीके की फोटोज वहाँ पे हमने ली। व्हाइट ब्रेस्टेड पैरेट बिल भी उस एरिया में मिलती है। हमारे यहाँ ईगल नेस्ट में दिखती है यूजुअली, और मिशमी हिल्स में दिखती है अरुणाचल में। भूटान की अगर बात करें तो योंगकोला वाले एरिया में ये मिल जाती है। रिफिसेंट प्रीनिया, ये बाई चांस ब्रीडिंग प्लूमेज में थी उस टाइम पे, मई मंथ में, तो ये भी उसी एरिया में दिखती है। स्ट्राइटेड यूहिना, ये उतना कॉमनली फोटोग्राफ की जाने वाली बर्ड नहीं है इंडिया में, दिखती बहुत जगह पे है बट डिफिकल्ट होता है फोटोग्राफ करना, फ्लॉक्स में मूव करती रहती है। व्हाइट बेलीड इरकॉर्निस, ये भी वहाँ पे कॉमनली दिख जाता है फ्लॉक्स के साथ में। और कभी अगर लक अच्छा है तो इस तरीके के शॉट्स में मिल जाते हैं। ये नॉक्टर्नल एनिमल है, भूटान जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, बट एक ग्रुप में हमें डे लाइट में इस तरीके से ट्री ट्रंक के बाहर इसने मुंह निकाला हुआ था, इस तरीके का फोटो मिल गया। और कैप्ट लंगूर भी कॉमन है उस एरिया में। गोल्डन लंगूर भी भूटान में मिलता है, बट उस एरिया में हम लोगों को इंडियंस को अलाउ नहीं है जाना, तो हम लोग नहीं जा सकते, तो हम कैप्ट लंगूर से ही काम चला लेते हैं। हमारे यहाँ मानस में यूजुअली लोग जाते हैं उसको देखने के लिए। और येलो थ्रोटेड मार्टिन, जो कॉमन दिखने वाला मैमल है हिमालयाज का, ये भी उस एरिया में कभी कभी मिल जाता है। तो ये तो हमने बात की पूरे बर्डिंग ट्रिप की। इसके अलावा और भी बहुत सारी बर्ड्स हैं जो भूटान में कॉमनली दिखती हैं, हमारे यहाँ उतना कॉमन नहीं है। जैसे बात करें, ब्राउन बुलफिंच के फ्लॉक्स दिख जाते हैं रास्ते में, येलो वेलीड फ्लावर पैकर दिख जाता है, स्ट्राइटेड बुलबुल है, जिनके अच्छे फोटोग्राफ्स आपको मिल जाते हैं इन पैचेस में। और ये जो योंगकोला का एरिया है, ब्यूटीफुल नटहैच भी उस एरिया में दिखती है, तो मुझे अभी तक नहीं दिखी उस एरिया में, तो मैंने उसका फोटो शेयर नहीं किया है यहाँ पे। तो ये पूरा ट्रिप था हमारा। अब हम आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ, जिसको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा जल्दी किया क्योंकि लंबा प्रेजेंटेशन था, तो अभी आप लोग इसके जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं एक एक करके। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आई थिंक। Rajesh bhai, Shashi here. Yeah, sir. How are you? Doing, sir. Doing fine. How are you? Good. Okay, so can you let me know what is the best time to visit Bhutan? April and May. These 2 months are best, I think. Okay. ये जो सब स्पीसीज मैंने दिखाई है, for these all species, so April and May. May में क्या है कि कुछ स्पीसीज मई में ज्यादा अच्छे से मिलती हैं, कुछ अप्रैल में, बट दोनों ही मंथ्स अपने आप में बहुत अच्छा है। Okay. So in the 10-day trip which you cover, how is it different from the other trips? See, in 7 nights 8 days trip, you will cover around 140-150 species. Okay. So I'll compare species wise, but in a 12 days trip, you will cover minimum 230 to 240 species. So you can compare. If you are watching 100 more species, so definitely you will get some good photographs. Right. Yeah. तो राजेश जी एक चीज बताइए, ये जो आपने बताया कि इंडियंस नॉट अलाउड, और ये मैंने काफी बार इस प्रेजेंटेशन में सुना है कि इंडियंस नॉट अलाउड, तो ये रीजन क्या हो सकता है कि इंडियंस नॉट अलाउड इन सम एरियाज, ओनली फॉरेनर्स आर अलाउड? ये कुछ सिक्योरिटी रीजंस है एक्चुअली, वो बॉर्डर एरियाज है ना, तो शायद एग्जैक्ट तो कोई बताता नहीं है इमिग्रेशन वाला भी कि क्यों अलाउ नहीं है, बट वो सिक्योरिटी रीजंस बोल के अलाउ नहीं करते हैं, मतलब परमिशन ही नहीं मिलती है। थिम्पू से जब परमिशन लेने जाएंगे, जैसे तिंगतीबी करके एक एरिया है, तिंगतीबी, गेलेफू, ये सब एरियाज हैं जिनमें हम नहीं जा सकते हैं, जो मानस से कनेक्टेड है हमारे यहाँ, मानस टाइगर रिजर्व से, तो उनमें इंडियंस को परमिशन नहीं मिलती है जाने की। ट्रोंगसा से ही रास्ता जाता है वो टिंगतीबी के लिए, तो वो लोग ट्रोंगसा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद हम लोग उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। तो उस एरिया में करीब कितना और बर्ड्स हो सकता है जो हम मिस करते हैं इंडियंस? उस एरिया में जो हमारे यहाँ मानस की स्पीसीज है ना, जैसे रिफस नेक्ड हॉर्नबिल वगैरह है, वो बर्ड्स वहाँ पे कॉमनली दिखती हैं उस एरिया में। लियोचिस्लाज हैं, जैसे रेड फेस्ट लियोचिस्ला है, तो अराउंड आई थिंक
40-50 स्पीसीज ऐसी होंगी जो वहां पे और एडिशनल मिल जाएंगी। बट योंगकोला अगर कर रहे हैं तो योंगकोला की और तिंगतीबी की कुछ स्पीसीज कॉमन है। बट हमें वो इंडिया में मिल जाएगा बस बेसिकली। इंडिया में तो मिलती है, बट इंडिया में क्या है ना, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ ब्लड फेजेंट भी मिलता है, ट्रेगोपैन भी मिलती है, वॉटस्ट्रोगन भी मिलती है। बट फोटोग्राफी कंपैरेटिवली भूटान में इजी है इन सब बर्ड्स की। हमारे यहाँ शाई है और जल्दी से छिप जाती हैं, वहां पे उतना शाई नहीं है ये बर्ड्स। ठीक है, थैंक यू। ब्यूला हियर। बर्ड्स के अलावा वहाँ पे एनिमल्स भी दिखते हैं? आई मीन लाइक द वंस यू शोड वेरी फ्यू ऑफ देम, बट एनिमल्स भी दिखाई देते हैं क्या? मैम एनिमल्स की साइटिंग बहुत ज्यादा नहीं है वहां पे। एनिमल्स में कुछ खास नहीं दिखता है। कभी डियर्स दिखते हैं, अगर स्पेशल एनिमल की बात करें तो नहीं दिखते हैं। टाकिन वहाँ का नेशनल एनिमल है। टाकिन जिग्मे डोरजी नेशनल पार्क में साइटिंग्स होती हैं, बट यूजुअली विंटर मंथ्स में। समर्स में वो थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं तो नहीं दिखते हैं। विंटर मंथ्स में वो नीचे आ जाते हैं रिवर के आसपास, तब साइटिंग्स होती हैं टाकिन की। और कभी लक अच्छा है किसी का तो लेपर्ड साइटिंग्स होती हैं, बट वो बहुत रेयर है वो तो कहीं भी। बट वैसा नहीं है जैसे सफारी अगर हमारे यहाँ होती है कि अलग अलग जगह पे हम जाते हैं, सफारी जैसा नहीं है, क्योंकि पूरा माउंटेन रीजन है तो गाड़ी लेके कहीं भी अलाउ नहीं है अंदर जाना फॉरेस्ट में। केवल रोड के आसपास जो दिखेगा वही सांबर डियर, बार्किंग डियर, ये सब दिख जाता है। बाकी कोई स्पेशल साइटिंग नहीं है मैमल्स। ओके, थैंक यू। किसी का कोई और सवाल? तो रेड पांडा भी काफी अच्छा दिखता है सुना है भूटान में। हाँ, रेड पांडा का जो स्पॉट है ना, वो बेसिकली दोचुला पास है एक तो। अगर नियर बाई बात करें पारो के या थिम्पू के, तो दोचुला में साइटिंग्स होती हैं रेड पांडा की। या फिर जो फ्रुमसेंगला नेशनल पार्क मैंने बोला है, उस एरिया में दिखता है। बट वो थोड़ा शाई है मैमल, कहीं भी डिफिकल्ट है उसकी साइटिंग। बट जो मैक्सिमम साइटिंग्स है उसकी वो फ्रुमसेंगला नेशनल पार्क से है। और खाना कैसा है यूजुअली फॉर इंडियंस? खाना वहाँ पे जैसे हम लोग तो ये जो किचन साथ में चलता है ना, तो उनको जैसा बोलते हैं वो वैसा खाना बना देते हैं। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ तो मेरी खुद की चॉइस रहती है कुछ, तो वेजिटेरियन खाना अच्छा मिल जाता है वहाँ पे। जो वहाँ का मेन जो खाना है, इमादातसी बोलते हैं उसको, चीज और चिलीज मिक्स करके बनाते हैं। सेवादातसी होती है जिसमें पोटैटो मिक्स करके चीज के साथ। तो चीज का यूज हर एक खाने में होता है वहाँ, चीज और एस्पैरेगस। और नॉनवेज बहुत खाते हैं लोग वहाँ पे, नॉनवेज काफी पॉपुलर है। तो बट वेजिटेरियन खाना भी अच्छा है। अच्छा, आपने वहां पर वो जो फ्लाइट के बारे में बताया कि ओनली टू फ्लाइट्स लैंड इन पारो, तो ये क्या दोनों ही भूटान का फ्लाइट्स है? तो बेसिकली इंडियन कोई फ्लाइट्स नहीं है? सो नहीं, किसी भी कंट्री का और कोई कैरियर वहाँ पे नहीं जाता है। ये केवल भूटान का ही अपना है। भूटान एयरलाइंस एंड ध्रुव एयर, यही दो एयरलाइंस ऑपरेट करती है इंटरनेशनली वहाँ से। उन्हीं के अपने जो ट्रेंड पायलट्स हैं वही वहाँ पे लैंड करा सकते हैं फ्लाइट, ऐसा बोलते हैं। एंड वो फ्लाइट्स तो दिल्ली और ये कलकत्ता से ही मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है? नहीं, कुछ और जगह से भी अभी फ्लाइट्स स्टार्ट की है उन्होंने। गया से भी जाती है, मुंबई से भी जाती है, बट इन सब जगह से फ्रीक्वेंट फ्लाइट नहीं है। जो डेली फ्लाइट्स है वो कोलकाता और दिल्ली से ही है। ओके। राजेश जी नमस्ते, आपको सुनाई दे रहा? जी 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 सर। हाँ राजेश जी, ये जो अभी पूछा सवाल भाई साहब ने, तो एक हम पहले जा चुके हैं लेकिन बर्डिंग के लिए नहीं, फुनशोलिंग से रोड रूट से गए हैं। जी जी जी। तो ये इस ग्रुप का कैसा होता है सर? मतलब ये आप इसका पैकेज, या अभी तो ऑफ कोर्स लॉकडाउन है, लेकिन अगर खुल जाए अगले साल तो इसकी डिटेल कहाँ मिलेगी? हाँ सर, मैं तो यूजुअली फेसबुक पे शेयर करता हूँ सारी डिटेल्स। मेरी वेबसाइट है aviantrails.in, उस पे भी मैं आइटनरी। सॉरी, नाम जरा फिर से बताएं। aviantrails.in, AVIAN। अच्छा, या aviantrails.in। धन्यवाद जी जी, उस पे मिल जाएगी आपको डिटेल्स। धन्यवाद। राजेश, गुड इवनिंग। मैं काजल दास गुप्ता बोल रहा हूँ बरेली से। सर गुड इवनिंग। दो क्वेश्चंस मेरे भी हैं। एक तो जैसे कोई आउल स्पीशीज नाइट आउलिंग नहीं होता है यहाँ पे, आप नहीं करते हैं? ये अलाउड नहीं है? नहीं, आउलिंग करते हैं सर। शायद आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो एक आउल तो कोलर्ड स्कोप्स आउल मैंने बोला था। नहीं, वो देखा, और एक कॉलर्ड आउलेट भी देखा। हाँ। लेकिन इसके अलावा क्या कोई और कोई है यहाँ पे रेसिडेंट माउंटेन स्पीशीज जो दिखती है? माउंटेन स्कोप्स आउल है,
माउंटेन स्कोप साउल दिखता है और अच्छा, ये अच्छा। हिमालयन वुड आउल। हिमालयन वुड आउल, अच्छा। माउंटेन और स्कोप साउल ही मैंने बहुत बार सुना है वहाँ पे, स्पेशली हाँ, हाँ। ट्रोंग का एरिया में। लेकिन फोटोग्राफी तो हमेशा डिफिकल्ट रहता ही है। वो डिफिकल्ट होता है। दूसरा क्या होता है कि सब इवनिंग तक इतने टायर्ड हो जाते हैं ना, मॉर्निंग हाँ, अर्ली मैं निकल समझता के, है। तो फिर लेकिन आपके साथ, हाँ, आपके साथ टायर्ड होने का सवाल नहीं है। आपको याद होगा, आपने हम लोगों को अंडमान में रात को 9 बजे तक आउलिंग कराया है, तो अंडमान में इसलिए तो मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं सबको नहीं, पहले नहीं, वो तो होता ही है। ही। दूसरा चीज है कि आपने जैसे बताया विंटरिंग बर्ड्स में जो मेन बर्ड है क्रेन, ब्लैक जी नेक क्रेन जो आता है, आपने बोला अराउंड अक्टूबर नवंबर में। हाँ। आपने जैसे लद्दाख करते हैं, भूटान में आप खाली अप्रैल मई कर रहे हैं या मई जून कर रहे हैं, कभी आपने विंटर का सोचा है, या विंटर में कुछ और स्पीशीज दिखने के चांसेस हैं कभी, मतलब इसमें कुछ है प्लान्स विंटर्स कि का सर मेरा तो इसी साल का प्लान था, मतलब 2021 में जाने का था जनवरी में, बट अभी तो शायद नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट है, कॉमनली दिखता है वहाँ पे विंटर्स में। व्हाइट थ्रोटेड रेस्टार्ट, अच्छा। हाँ, हाँ, और व्हाइट बेलीड हेरोन है पुनाखा में, जो मैंने अभी बात हाँ, की वो तो थी। बहुत ही वांटेड बर्ड है, और आपने हाँ, वो रिवर वो भी दिखाया विंटर्स में जहाँ पे वो कॉमन साइटिंग है, चांसेस है। हाँ, हाँ, विंटर्स हाँ। में कॉमनली दिखता है। हम्म। और ये अपना क्रेन्स तो दिख ही जाएंगे आपको अच्छे नंबर्स में, हम्म। सॉलिटरी स्नाइप है ही, और हॉर्न लाग की भी साइटिंग हुई थी थिम्पू में, बट हॉर्न लाग तो हॉर्न लद्दाख लाग तो में खैर कॉमनली दिख कॉमन हो जाता है। गया। हाँ, हाँ, तो आप एक विंटर कर लोगे तो उसका एक आइडिया हो जाएगा कि एडिशनल स्पीशीज और क्या क्या दिख जाएगा, और हाँ, आपके लिए भी अच्छा होगा। नहीं वो डेफिनेटली करना है सर। तो विंटर हम्म। टूर ज्यादा लंबा नहीं है, वो 7 डेज में हो जाता है, जो हाँ, हाँ, हाँ। विंटरिंग स्पीसीज है वो 7 डेज में कवर हो जाती है। बाकी तो ये हमारे विश लिस्ट में था, और आज आपका ये प्रेजेंटेशन देख के और एक स्केच पेन से और एक टिक मार्क लगा ही दिया अभी। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी आपके जितने भी गेस्ट हैं, उसमें कई गेस्टों के साथ तो हमने टूर किया है, तो इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव फॉर द जी फ्यूचर। जी जी, ठीक थैंक है, यू, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। राजेश जी, राजेश जी, टेम्परेचर कैसा राजेश होता जी, है अप्रैल में व्हाट इज द टेम्परेचर लाइक? प्रकाश गोरे फ्रॉम ठाणे सर। जी जी, हाँ प्रकाश सर। टेम्परेचर सर यहाँ पे क्या होता है ना, जो पासिस पे जाएंगे अर्ली मॉर्निंग, तो तब तो बहुत ठंडा होता है, चिलिंग होता है एकदम, 5-6 डिग्रीज और समटाइम्स 4 डिग्री 3 डिग्रीज भी होता है। बट दिन का टेम्परेचर थोड़ा प्लेजेंट होता है। बट ओवरऑल क्या है कि माउंटेन रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ठंडा तो रहता ही है, गर्मी नहीं होती है। जैसे पुनाखा है, वो थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड का एरिया है, पुनाखा में गर्म होता है, वहां तो टी शर्ट पहनना पड़ता है अप्रैल मई में, डे टाइम में। बट अगर मॉर्निंग बर्डिंग में जाएंगे तो आपको जैकेट और स्वेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वुलन कैप, ग्लव्स, वो सब पहनना ही पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन वाज कि ये बर्डिंग मोस्टली इट इज जस्ट अलोंग द रोड ना, मींस लाइक फॉर एग्जांपल अगर बड़ी लेंस है या ट्राइपॉड्स है, वैसा पकड़ के अंदर के चढ़ के जाना होता है, या इज इट लाइक अलोंग द रोड लेंस ओनली? नहीं, अलोंग द रोड है सर मोस्टली। मतलब मेरा तो क्या है कि मेरे साथ में मैक्सिमम फोटोग्राफर्स आते हैं, तो मेरा जो प्लान होता है वो उसी तरीके से होता है कि किसी को कहीं पे कोई डिफिकल्ट टेरेन में ना जाना पड़े। केवल जो रॉयल बोटेनिकल पार्क है उसमें हम लोगों को वॉक करना पड़ता है, उसमें व्हीकल अलाउ नहीं है, बट वो भी एक चौड़ा रोड है, मोटरेबल रोड जैसा है, उसके ऊपर हम लोग वॉक करते हैं। अराउंड 3 किलोमीटर्स का टोटल वॉक होता है, बट ईजी है वो, उसमें हाइक नहीं है, फ्लैट है ऑलमोस्ट। Rajesh ji, जी जी, yeah, Rajesh, but you said that Indians are not allowed, but from Manas we saw a lot of people from Bhutan coming over to Manas. That is allowed, is it? They can come. Bhutanese are allowed to come to India. Oh, we are not allowed to go. No, we are not allowed to go. Manas mein what happens, we can go up to a certain point. Yeah, the river crossing, yeah. So we can cross the river, but we can't go beyond that. I see, okay. Then another question is, you said scarlet finch you find in Chopta, but which month do we get flocks in Chopta? Usually November. November is good time for that, ma'am. Mid-November. In Chopta? Yeah, Chopta. It is common there. Because that is my one bucket list. I have not seen it. I want to go to Chopta for that. No, it happened with one of my group also. We went there in November. The group was from Bangalore. 2 people were there, Pranesh Kodancha sir and Dr. Ish Hoskote. So it was their second trip. And they were focusing especially on this bird. But we could not find it for 5 days. We tried at each and every spot. Oh my God. Not see even a single bird.
So it depends sometime. Okay, okay. But Bhutan में मिल जाती है. भूटान में मिल जाती है मैम, भूटान में इजीली मिल जाती है. 2-3 लोकेशंस पे मिलती है, वो मिल जाती है वहाँ पे. पेलेला पास के पास. पेलेला पे मिलती है और रॉयल बोटेनिकल पार्क में मिलती है. जो मैंने वीडियो दिखाया था वो बोटेनिकल पार्क का था और जो फोटो था वो पेलेला का था. लेकिन हम जब गए थे तब नहीं मिली रे. अब मैं जब आई थी आपके साथ तो नहीं मिली. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी चांस की बात होती है, नहीं मिलती है, बट अदरवाइज मिल जाती है. तब भी हम काफी ढूंढ रहे थे कि इस एरिया में दिखी, दूसरे ग्रुप को दिखी थी, हमारे जो दूसरा ग्रुप साइड बाय साइड चल रहा था. अच्छा. हम लोगों को नहीं मिली थी उन्हीं सेम स्पॉट्स पे. ओके. ब्लैक नेक क्रेन तो वहाँ भी मिलती है, लद्दाख में मिलती है. तो लद्दाख में मिलती है मैम ब्लैक नेक. यह तो बहुत सारी मिलती है वहाँ. हाँ, लद्दाख में खूब दिखता है कॉमन. एक नहीं मिली थी वहाँ तो गोल्डन ब्रेस्टेड फुलबेटा नहीं मिली हमको. अच्छा, बट ये भी 2-3 स्पॉट्स हैं वहाँ इसके भी जहाँ दिखती है, हमें शायद नहीं दिखी थी. हमें नहीं मिली थी, गोल्डन ब्रेस्टेड नहीं मिली थी, सफायर फ्लाई कैचर भी नहीं मिला था. नहीं, वो तो हमने ट्रोंगसा नहीं किया था ना ट्रिप में, हम तो फोपजिका से वापस आ गए थे. हाँ, ट्रोंगसा तो वो लॉन्ग ट्रिप का है, वो तो लॉन्ग ट्रिप का था. हाँ, बराबर. ठीक है. टिबेटन सिस्किन तो फ्लॉक देखा था, फ्लाइंग फ्लॉक. हाँ, वो हमें फ्लॉक दिखाया नुकदिंग के आसपास. हाँ, बट फोटो नहीं लिखा था. नहीं, फोटो नहीं लिखा. थैंक यू. बहुत मजा आई आपको आपके साथ. ट्रैवलिंग भूटान वंस अगेन. Thank you so much. Thanks for joining. Hi. Hello. जी. Shoma from Kolkata. Yes, ma'am. Hi. I wanted to know, आपने बोला Yongkhola से you have to return to Paro on your return journey. Yeah. So वो क्या continuous हो जाता है? You don't stop anywhere. नहीं मैम, कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसमें भी स्टॉपेज करना पड़ता है. करना तो पड़ता है. 2 nights. Oh, that is 2 nights. Yeah. We stay at Gumthang 1 night and then second night either at Punakha or Thimphu. Okay, so out of the 8 days, then you have to keep this return journey, time for the return journey. Yeah, it is total 11 days trip. Okay. Including the return journey. 8 days trip is up to Phobjika Valley only. But up to Yongkhola, it is 11 days. Okay, so from 11 days, like 2 days you have to use for returning to Paro. Yeah, return to Paro. Just wondering. Okay, lovely talk. Thank you. Thank you, ma'am. I have not done Bhutan, but I want to. और प्रेम नगर অ্যামাজনে আছে, এখন তোমাকে ফোন করেছে. ठीक है, कोई और सवाल? राजेश जी. I'm just budding photographer, but I am also cyclist. So can this two be combined in any trip? Can I request Kajal ji to go on mute? Sorry sir, वो पीछे से और भी आवाज आ रही है. The webinar is over now almost. Question answer नीचे. Rajesh ji, can I have one question, a small question? Yeah. See, I am just starting my budding photography, so I am also doing cycling. So can these two be combined in any way, or in any other group, any other tour operator or any other person who is doing this? Yeah, you can combine it, sir. That is not a problem. Like from one place to another place, but you can combine cycling either in the beginning of the trip or end of the birding trip, not in between. That is not possible. So actually the Bhutan is also very hot spot for the cyclist. And also for the birding. So can these two be combined in any way? That's what I was thinking. With a local guide, you can do few spots. All right. Yeah, from Paro to Thimphu and then Thimphu to Punakha. I think up to that area you can do with a local guide. So all right, it is possible. Can you spell out your website name again? It's Avian, AVIAN, aviantrails.in.
All right. Thank you very much. Thank you. So, अजय जी, जी शर्मा हियर, ये पूछना था सर कि ट्रिपॉड मस्ट या बिना ट्रिपॉड के काम चल जाएगा? सर ट्राइपॉड रखना चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, कुछ बर्ड्स लो लाइट में मिलती हैं। ओके, तो ट्राइपॉड चाहिए एक्चुअली। डन सर, थैंक यू। जी सो अभी क्लोज करते हैं, आई थिंक हो गया सबका। कुंडू सर। Hello. जी Hello. Just one question. Usually in these trips, I'm Kshisagar, Dr. Kshisagar from Nasik. Hello. This is actually very nice presentation and very nice information you have given. Just I wanted to ask one thing. In usually these trips, how many people are there in one group? Sir, I take maximum 7 people. Fine. So that one vehicle will be sufficient for them. Yes. They have a range of vehicles there. The Toyota highest vehicles, right, starting from 4-seater to 22-seater. Fantastic. So, But as per group size, we right. But usually up to 7 people. Right. Yeah. Maximum 7. Fine. Thank you. राजेश जी, इंडियंस के लिए कुछ वीजा वगैरह लगता है पहला, या ऑन साइट वीजा है? नहीं, वीजा की जरूरत नहीं है। ऑन अराइवल, जैसे मैंने पहले बताया ना, कि पारो में जाने के बाद अगर आप वोटर आईडी लेके भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। वोटर आईडी को कंसीडर करते हैं वो लोग, और या फिर पासपोर्ट को। अगर आप पासपोर्ट कैरी कर रहे हैं तो पासपोर्ट पे तो वो स्टैंप लगाते हैं पारो पहुंचने के बाद। और अगर आप वोटर आईडी लेके कैरी जा रहे हैं तो वोटर आईडी की फोटो स्टेट करके एक परमिट आपको अलग से देते हैं, जो थिम्पू तक वैलिड होता है। तो थिम्पू पहुंचने के बाद आपको वो एक्सटेंड कराना पड़ेगा, अगर आपको थिम्पू के बियॉन्ड जर्नी करनी है। वो फिर से इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है। तो यूजुअली जो लोकल टूर ऑपरेटर होते हैं वही लोग वो सब फैसिलिटेट करते हैं। बट पारो एयरपोर्ट पे आपको खुद जाना पड़ेगा काउंटर पे, वहाँ पे ऑन द स्पॉट वो स्टैंप लगाते हैं। पहले से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वीजा नहीं चाहिए। ये बीच में कुछ इंसिडेंस हुआ था, दे आर गोइंग टू चार्ज मोर मनी फॉर इंडियन टूरिस्ट, वो कुछ हुआ क्या आगे? नहीं, वो अभी जुलाई से उन्होंने लागू करना था, इस जुलाई से, बट अभी तो लॉकडाउन हो गया है। अभी टूरिज्म वैसे ही सब खत्म हो गया वहाँ पे। तो अब नेक्स्ट सीजन जब ओपन होगा, अभी कुछ पता नहीं है कि उसको लागू करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ तभी पता चलेगा जब अक्टूबर में या जब भी टूरिज्म स्टार्ट होगा। तो अभी तो किसी को आइडिया नहीं है। Any more queries? Okay. Rajesh ji, शायद we can stop this presentation. But राजेश जी, फिर से lovely presentation। हमें ऐसे ही लगा कि हम लोग भूटान पहुंच गए हैं घर में बैठे-बैठे। Thank you. और birding आपके साथ is always a lovely phenomena। And आपका फोटोग्राफी ऐसे ही बहुत अच्छा है, और ये भूटान वाला तो और भी अच्छा ही था। So let us hope that we can meet in Bhutan once again. So with that, thank you everyone for joining this lovely evening chat show with Rajesh. Let us wait for Rajesh's next presentation. Thank you. Next will be most probably on Sri Lanka. Thank you, Rajesh ji. Thank you. Thanks everyone for joining. Thank you. Thank you very much. Good day. Thank you. Thanks.